नमस्कार। भागवती अथवा भागो उसके बीते कल के कारण इस छोटी सी उम्र में ही एक प्रौढ़ महिला की तरह समझदार हो चुकी थी। भागवती के पति को गुजरे कुछ ही माह बीते थे और उन कुछ ही माह में उसके ससुराल वालों ने उसे हमेशा के लिए वापस मायके भेज दिया था। अभागी मायके आई भी तो सफ़ेद सूती साड़ी में। विवाह को 1 वर्ष ही तो हुआ था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, केवल 19 वर्ष। जो भी उसे देखता आंखों में आंसू भर लाता। आसपास के स्त्री पुरुष सभी के हृदय में भागवती के लिए विशेष सहानुभूति थी। एक विधवा स्त्री को सभी दया की दृष्टि से देखते हैं, ये तो स्वाभाविक है। मगर सामने वाला यदि पुरुष हो तो वहाँ सहानुभूति दुगनी हो जाती है। मर्दों का स्वभाव स्त्रियों के लिए जन्म जन्मांतर से ही नम्र चला आ रहा है, और वो भी तब जब स्त्री पराई और लाचार हो तो वो और अधिक नम्र बन जाते हैं। ये नम्रता छल और मक्कारी में कब परिवर्तित हो जाती है, इसका एहसास स्त्रियों का कोमल मन लगा ही नहीं पाता। और जब तक वो कुछ जान पाती हैं तब तक उनकी देह, उनका आत्मसम्मान लुट चुका होता है। मगर भागवती अथवा भागो उसके बीते कल के कारण इस छोटी सी उम्र में ये एक प्रौढ़ महिला की तरह समझदार हो चुकी थी। उसके पिता संकटा अपनी दुकान में उसको हिसाब किताब के लिए साथ में बिठा दिया था। इससे भागो का भी मन लगा रहता था और कुछ समय को वो अपने दुख भूल जाती थी। वो पिता के साथ दिन भर दुकान संभालती, रात में दुकान बढ़ाकर दोनों साथ में घर चले जाते। संकटा की एक ही बेटी थी, उसे जान से ज़्यादा प्यार करता था और मन ही मन ये सोचता रहता कि मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे गुजारेगी ये अपनी पहाड़ सी जिंदगी। उन्हें याद था जब छोटी सी भागवती पैदा हुई तो पूरे गांव के लोगों को उन्होंने भोज पर बुलाया था। विवाह के 8 वर्ष बाद, कई मंदिरों के चक्कर व मन्नतों के बाद वो उनके घर जन्मी थी। जैसे कल ही की बात हो, वो इन्हीं गलियों में और गांव की चौपाल के पेड़ के आगे खुले मैदान में अन्य बच्चों के साथ खेलती हुई न जाने कब बड़ी हो गई। चौपाल में बैठने वाले पुरुष उन बच्चों को खेलते देखते और भी बच्चों का इस तरह ध्यान रखते जैसे उनके अपने घर के बच्चे हों। सभी भाव को भी बहुत स्नेह करते थे। वो थी ही इतनी प्यारी। पूरे गांव में उसे लाड़ो रानी के नाम से पुकारा जाता था। लड़के लड़कियों के विद्यालय का रास्ता एक था, मगर लड़कियों की छुट्टी थोड़ी देर से होती थी तो ये मनचले लड़के वक्त पर गेट पर पहुंच जाया करते थे। मगर विद्यालय के अलावा भी अक्सर जहां तहां मुनीम और मुखिया का लड़का उसका पीछा करता रहता। भागवती के पिता को जब इस बात की भनक लगी तो वो उसके विवाह के लिए वर तलाशने लगे। शीघ्र ही पास के गांव के स्कूल मास्टर के लड़के का रिश्ता भगवती के लिए आ गया। भागवती पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल थी। मास्टर पद्म सिंह ने उसे देखा और अपने बेटे का विवाह उससे कराने की ठानी और तनिक देर किए बिना भागो के लिए रिश्ता भेज दिया। मास्टर जी का लड़का शहर में जूनियर इंजीनियर था। विवाह के बाद भागो को उसके साथ शहर जाना था। इस बीच दोनों परिवार एक दूसरे के गांव घर बार देखने आए। दान दहेज सब तय हो गया। एक बार रमेश भी भागवती से मिलने आया था। फिर वो दिन भी आया जब गाजे बाजे के साथ धूमधाम से रमेश उसे ब्याह कर अपने घर ले गया। 10 दिन ससुराल में रहने के बाद वो उसे अपने साथ लेकर शहर चला गया। वहाँ उसने एक किराए का कमरा लिया था। उससे पहले वो ऑफिस के गेस्ट हाउस में रहता था और वहीं मेस में भोजन करता था।
भागवती को साथ लाने के लिए ही उसने किराए का कमरा लिया और थोड़ा ज़रूरत का सामान उसमें रखवा दिया। दोनों ने अपनी गृहस्थी की शुरुआत उस छोटे से घर से की। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन तो बहुत सुख से बीते, मगर सिविल इंजीनियर होने के कारण रमेश को साइट पर देर तक रुकना पड़ता था। कभी कभी वो रात के 1 बजे तक घर पहुंचता। भागो दिन भर घर में अकेले रहती। काम भी ज़्यादा नहीं था। रमेश का टिफिन बनाना, साफ सफाई, कपड़े वगैरह करने के बाद बहुत समय बच जाता। उसे कमरे में घुटन होती तो वो बालकनी में बैठ जाती, जो कमरे से लगी थी। कभी कभी कोई किताब पढ़ लेती। आते जाते लोगों को घंटों देखती रहती। उस बिल्डिंग के दाहिनी तरफ एक पार्क था, जिसमें शाम को बच्चे खेला करते थे। वो शाम की चाय वहीं बालकनी में बैठकर पीती, बच्चों को देखती रहती। शहर में फ्लैट बहुत पास पास हुआ करते हैं। सामने के फ्लैट में एक छोटा सा ऑफिस था। उसका किचन वो बाथरूम पीछे की ओर था, जिस ओर भागो की बालकनी थी। ऑफिस के कुछ लड़के बार बार बहाने से कभी बाथरूम तो कभी किचन में आते जाते रहते, और कभी वहीं बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीते और रह रहकर भागो को देखते। कुछ दिनों बाद एक लड़के ने भागो से कहा, आपके फ्लैट में पानी आ रहा है? पहली बार तो उसने अनसुना किया, मगर जब उसने दोबारा पूछा, पानी आ रहा है क्या? दरअसल उस इलाके में पानी टाइम से आता था, सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। तो भागवती ने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, क्या 2 बोतल पानी दे सकती हैं? आज हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं आया। सुबह से कोई परेशानी चल रही है। थोड़ा सोचने के बाद वो बोली, ठीक है। वो झट से बोला, मैं बोतल लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वो दरवाजे की घंटी बजा रहा था। भागवती ने दरवाज़ा खोला और उसके हाथों की खाली बोतलें लेकर वो किचन में पानी भरने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर खड़े युवक को दोनों भरी बोतलें थमाते हुए बोली, ये लीजिए। वो बोला, जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप है, इस ऑफिस में काम करता हूँ। वो फिर बोला, आपका नाम क्या है? वो बोली, जी भागवती, मगर सब मुझे भागो कहते हैं। वो हंसा। भागो ने उसकी मुस्कान में एक निश्चलता देखी, वो भी हंस दी। जी, इस नाम के कारण मुझे बचपन में सखियाँ बहुत चिढ़ाती थी। कहती थी, भागो भागो आ गई, और हंस दी। मगर माँ कहती, उसने माँ दुर्गा के व्रत रखे तब मैं जन्मी, इसलिए उसने मेरा नाम भागवती रखा। बहुत रोचक कहानी है आपके नाम के पीछे। तो वो फिर बोला, आप बोर हो जाती है ना, मैंने देखा आपको। जी, ये देर से आते हैं ना, दिन काटना मुश्किल होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आप पार्क में क्यों नहीं चली जाती? सामने ही पार्क है, आपको अच्छा लगेगा। जी, मैं अकेले। वो बीच में ही टोकते हुए बोला, अब आप शहर में हैं और यहाँ सब अकेले हैं, इसलिए यह डर निकाल दीजिए और घूमिए, आसपास की जगह जानिए, आपको अच्छा लगेगा। भागो ने सिर हाँ में हिलाया। वो बोला, चलिए मैं चलता हूँ, पानी के लिए धन्यवाद। और वो चला गया। धीरे धीरे उनकी बोलचाल बढ़ने लगी। दोनों बालकनी से शाम की चाय के समय बातें करने लगे। हालांकि बातें औपचारिक ही होती थी, एक दूसरे के परिवार, रिश्तेदार, देश, गांव, दुनियादारी, भोजन, महंगाई आदि आदि पर। मगर आसपास वाले लोगों ने उन पर ताक झांक बढ़ा दी। दोनों को ये बातें समझते देर नहीं लगी और बालकनी त्याग कर भगवती ने कमरे की में ही रहना आरंभ कर दिया। उसे लगने लगा जैसे उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया।
कुछ दिनों बाद उसे एक पत्र मिला। वो पत्र प्रदीप का था। इसमें उसने लिखा था, प्रेम किसी से कहीं भी हो सकता है, जैसे मुझे हो गया तुमसे। काश तुम विवाहित ना होती। ये पढ़ते ही वो घबरा गई और सोचने लगी, बड़ा विचित्र है ये जानती हुए भी कि मैं विवाहित हूँ, इसे मुझसे कितनी आसानी से प्रेम हो गया। और माना कि कभी कोई भावना इसके मन को छू भी गई हो तो भी क्या, इसे ये पत्र मुझे लिखना चाहिए था। अचानक से याद आया, रमेश ने कहा था, यहाँ किसी से ज़्यादा बात मत करना, यहाँ के लोग बहुत स्वार्थी हैं। तो क्या इसमें इसका कोई स्वार्थ था? कहीं ये मुझे बहकाने की तो कोशिश नहीं कर रहा था? वो वहाँ रहने में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। उसने वो पत्र चूल्हे में रखकर जला दिया। शाम को जब रमेश घर आया तो वो उसे ये बात बताने को आतुर थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, रमेश बोला, कुछ दिनों में ये कमरा बदलना पड़ेगा। आज प्रॉपर्टी डीलर के हाथों मकान मालिक का संदेश आया था, उनका बेटा यहाँ रहने आ रहा है। वो बोला, बहाने चाहिए होते हैं इन लोगों को, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, बहुत कमरे मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। उसके मन में उस समय दो बातें चल रही, कहीं मकान मालिक से किसी ने कुछ कहा तो नहीं, इसलिए वो बहाने से उन्हें निकाल रहा है। पर जो भी हुआ ये उसके लिए सही हुआ। वो खुश हो गई। कुछ दिनों में एक नया कमरा उनका बसेरा हो गया। साइट के पास होने की वजह से अब रमेश भी जल्दी घर आने लगे। दोनों बहुत खुश थे। परिवार आगे बढ़ाने की सोच रहे थे कि अचानक एक दिन कुछ लोग रमेश को बेहोशी की हालत में घर लाए। वो खून की उल्टियां कर रहा था। भागों के पैरों तले जैसी जमीन सरक गई। उसने उसकी बहुत सेवा की। एक हफ्ता बहुत कठिनता से बीता। उसकी हालत में बहुत सुधार न था, इसलिए दोनों रोज शहर के कई अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, मगर आराम नहीं मिल रहा था। मास्टर जी को जब ये खबर मिली तो वो उन दोनों को गांव से ले आए और गांव के अस्पताल में तकरीबन 2 माह भर्ती रहने के बाद उसने उसी अस्पताल में अंतिम सांस ली। भागो का सब कुछ उजड़ गया। साल भर से पहले वो अभागी विधवा हो गई। कुछ दिन तो सभी का संभलना मुश्किल हो गया था, पर 1 माह के बाद सास का व्यवहार ऐसा बदल गया कि भागो का जीना दूभर हो गया। वो उसे ही अपने बेटे की मृत्यु का जिम्मेदार मानने लगी। मास्टर जी पहले पहले तो बहुत अच्छे रहे। पत्नी को भी समझाते, कहते कि बच्ची है, क्यों सुनाती रहती हो, पर धीरे धीरे उनको भी पत्नी की बातें सही लगने लगी। बेटी मानने वाले ससुर के लिए अब भागो सिर्फ काम करने वाली बाई बनकर रह गई। एक दिन तो हद ही हो गई। मार पीट कर दोनों ने उसे घर से ही निकाल दिया। रात भर वो बाहर आंगन में बैठी रही। पड़ोस की एक ताई जो भागो की माँ को जानती थी, उसने किसी पहचान वाले के हाथ भागो के पिता को चिट्ठी लिखकर भिजवाई। चिट्ठी पढ़ने के बाद वो तुरंत मास्टर जी के वहाँ से उसे ले गए। गांव पहुँचने तक रास्ते भर वो सोचती रही। सोच सोचकर उसका चेहरा, उसकी आंखें दोनों में थकान साफ दिखने लगी थी और दिमाग तो जैसे फटने को तैयार था। द्वार पर माँ उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। आसपास के लोग, उसकी सहेलियाँ, इसमें गुड़िया जो उसकी सबसे प्यारी सहेली थी, सब उससे मिलने व उसको दुख चिताने आए। उसके पिता ने सोचा, क्यों ना इसे मैं दुकान के काम में लगा दूं, इससे इसका मन भी लगा रहेगा और रोज रोज घर पर आकर इसे रुलाने वाले पड़ोसियों का भी जाना आना बंद हो जाएगा।
अतः उन्होंने उसे अपने साथ किराने की दुकान पर बिठा दिया। मगर संकटा के संकट इतनी आसानी से कम होने वाले नहीं थे। वो महसूस कर रहे थे जब से भागो को दुकान पर बिठाया है तब से दुकान के ग्राहकों में बढ़ोतरी हो गई। हालांकि ये अच्छी बात थी, मगर जिन महिलाओं का घर में जमावड़ा लगा रहता था बात बात में भागो के लिए दुख जताती। मुखिया का लड़का भी अब बहाने से रोज कभी राशन तो कभी तेल कभी साबुन लेने वहां आने लगा। संकटा का मन ये सब देखकर बेचैन हो जाता। भागो गल्ले पर बैठी हिसाब लिख रही थी कि सामने से एक आदमी को अपनी दुकान की ओर आते देखा। धीरे धीरे वो आदमी कुछ जाना पहचाना लगने लगा। पास आते आते उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। अरे ये तो प्रदीप था। भागो पहले यकीन नहीं हुआ। उसने पुनः गौर से देखा, वो वाकई प्रदीप था। वो पास आकर बोला, मुझे बहुत दुख हुआ जब पता चला कि रमेश जी नहीं रहे। संकटा प्रसाद यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वो यह कौन है। भाऊ ने बताया, पिताजी इस शहर में हमारे पड़ोसी थे। प्रदीप ने संकटा को नमस्कार किया और बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल सकते हैं? पहले तो संकटा हिचकिचाया, फिर बोला, अच्छा चलो। दोनों पैदल चलने लगे। चलते चलते रास्ते में प्रदीप ने भाव के साथ मुलाकात की सारी बातें बताई और वो चिट्ठी का भी जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि वो भावों से कितना प्रेम करता है। संकटा प्रसाद को उसकी सच्चाई और भावों के लिए उसका प्रेम उसकी आंखों में साफ दिखाई दिया। उसने आकर भावों से सारी बात कह दी। भावो ये सुनकर बहुत व्यथित हो गई। उसे लगा वो उस पर दया दिखा रहा और उसने पिता से पुनर्विवाह के लिए साफ मना कर दिया। एक दिन भाव को हल्का सा बुखार था, मगर दुकान खोलने तो जाना ही था। उसने दुकान खोली। ग्राहकों का आने का सिलसिला चलने लगा। आज अकेली दुकान संभालना बहुत कठिन हो रहा था। भाव का मन था घर जाकर आराम करने का, मगर दुकान पर इतना काम था। तभी सामने से मुनीम का लड़का आते दिखा। वो बोला, अरे आज अकेली हो? हाँ, पिताजी दुकान का सामान लेने गए हैं। ओह, वो बोला। भागो बोली, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, तुम जाओ। वो उसका माथा छूकर बोला, तुम्हें तो बुखार है। हाँ, पर इससे पहले वो कुछ बोलती उसने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। बोला, तुम आराम करो, आज दुकान मैं संभाल लूँगा। वो बोला, कभी तुम मेरे काम आ जाना। वो बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? सोनू बोला, बड़ी भोली हो, इतना भी नहीं समझती। एक लड़की लड़के के काम कैसे आ सकती है? वो चिल्लाई, सोनू तुरंत निकल जा मेरी दुकान से और कभी यहाँ भूल कर भी नजर नहीं आना, समझा? यह सुनकर वो गुस्से से कांपने लगी और धम्म से दुकान में ही गिर गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल में थी। सामने प्रदीप खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उसके उठते ही वो बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी दुकान तक गया था। वहाँ किसी को ना देखकर जब मैंने दुकान के अंदर झांका तो तुम जमीन पर बेसुध पड़ी थी। देह ज्वर से तप रहा था तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। साथ ही तुम्हारी दुकान भी बढ़ा दी। मुझ पर इतनी दया करो क्यों कर रहे हो प्रदीप? बोला, जिसे तुम दया करती हो वो मेरा प्रेम है, मगर तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि तुम मुझे नहीं समझो। मुझे ऑफिस से सिर्फ सप्ताह भर की छुट्टी मिली। गांव की धर्मशाला में रुका। 5 दिन हो गए। परसों वापस चला
तुम बस सदा खुश रहना। चलता हूँ कहकर वो धर्मशाला की ओर चला गया। भागो ने माँ को सब बात बता दी। माँ ने भागो को बहुत समझाया, उसके मन का डर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। अंत में माँ ने कहा, जैसा तू उचित समझे वही कर। बस की खिड़की पर बैठा बैठा वो सोच रहा था, चलो मैंने एक कोशिश तो की, इसका मुझे यही सुकून है। अचानक बस के दरवाजे में उसे भागो खड़ी दिखी। वो एक पत्र प्रदीप को थमाकर चली गई। पत्र में लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। संकटा प्रसाद को उसकी सच्चाई और भावों के लिए उसका प्रेम उसकी आंखों में साफ दिखाई दिया। उसने आकर भागो से सारी बात कह दी। भागो ये सुनकर बहुत व्यथित हो गई। उसे लगा वो उस पर दया दिखा रहा है और उसने पिता से पुनर्विवाह के लिए साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी भागो की कहानी, एक विधवा औरत की कहानी जिसमें दर्द था, परेशानियां थी, घबराहट थी कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी ऐसे लोगों के साथ बिताएगी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे